चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2300 साल पीछे। हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की। ये न सिर्फ भारत का पहला साम्राज्य था, बल्कि उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अब जरा सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी के बिना इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य को चलाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये किया कैसे गया। सोच कर देखिए, एक ऐसा दौर जब एक संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हफ्ते, कभी-कभी तो महीने लग जाते थे। उस समय में एक पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़कर रखना, ये हुआ कैसे? क्या था इसका राज? इसका जवाब था एक बहुत ही सोची समझी, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो सफलता थी वो कोई तुक्का नहीं था। ये एक कमाल का वेल डिजाइन्ड सिस्टम था। आप इसे उस जमाने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, जिसने इतने बड़े एम्पायर को चलाना मुमकिन बनाया। तो चलिए आज इसी मशीन के एक एक पुर्जे को जरा करीब से समझते हैं। तो इस विशाल मशीन के सेंटर में कौन था? बिल्कुल, राजा। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में राजा सिर्फ एक रूलर नहीं था, वो पावर और कानून दोनों का कह सकते हैं एपिसेंटर था। और राजा की इस भूमिका को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, धर्म प्रवर्तक। ये टाइटल कौटिल्य ने राजा को दिया था। इसका मतलब है सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक। मतलब राजा सिर्फ कानून लागू नहीं करवा रहा था, वो तो खुद उस पूरे सोशल स्ट्रक्चर की नींव था। जो उसने कह दिया वही कानून था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये सिर्फ एक कठोर शासन था। सम्राट अशोक का ये मशहूर कोट देखिए, सब्बे मुनि से पजा मम। इसका मतलब है सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी गवर्नेंस की फिलॉसफी थी। राजा अपनी प्रजा को सच में अपनी संतान की तरह देखता था, और एक पिता की तरह उनकी भलाई और सुरक्षा, ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यही सोच, यही विचार पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करता था। तो ठीक है, राजा सेंटर में था, ये तो समझ आ गया। पर जाहिर है वो अकेले तो पूरा साम्राज्य चला नहीं सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि राजधानी पाटलिपुत्र से उसकी पावर, उसका हुक्म दूर से दूर गांव तक पहुंचता कैसे था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मजबूत चेन ऑफ कमांड में। राजा की मदद के लिए एक पूरी टीम होती थी, एक मंत्री परिषद थी, समझ लीजिए आज के कैबिनेट की तरह। और इनके साथ थे 18 टॉप के अधिकारी, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। यही लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। इन 18 तीर्थों में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे महामंत्री पुरोहित, जो राजा का चीफ एडवाइजर था। सेनापति तो नाम से ही साफ है, कमांडर इन चीफ। फिर था समाहर्ता, जिसका काम था पूरे साम्राज्य से टैक्स कलेक्ट करना। और सन्निधाता, जो शाही खजाने का इंचार्ज था। सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये एकदम क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर। हर किसी को अपना काम पता था, अपनी जिम्मेदारी पता थी। इसी से पूरा सिस्टम मक्खन की तरह चलता था। और ये पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक एकदम सेट था। पूरा साम्राज्य बटा था प्रांतों में, जिन्हें ज्यादातर शाही राजकुमार यानी कुमार ही संभालते थे। प्रांतों के नीचे थे मंडल, जिन्हें प्रादेशिक देखते थे। फिर आते थे जिले, जिनका इंचार्ज राजक होता था। और उसके नीचे गांव के ग्रुप्स होते थे, जिन्हें स्थानिक संभालते थे। और सबसे निचले लेवल पर था गांव, जिसका हेड ग्रामीणी कहलाता था। तो ये एक ऐसी चेन थी जो राजा के हुक्म को सीधे एम्पायर के आखिरी आदमी तक पहुंचा देती थी। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा। पर सवाल ये है कि ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर टिका किस पर था? इसकी नींव क्या थी? तो इसे मजबूती देते थे 4 बहुत ही पावरफुल पिलर्स। आइए एक एक करके इन पिलर्स को समझते हैं। पहला पिलर और सबसे जरूरी, सेना। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों से बचाना और अंदर अगर कोई बगावत हो तो उसे कुचलना, इसके लिए एक विशाल और ताकतवर सेना तो चाहिए ही थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। जी हाँ, 6 लाख। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज के मुताबिक अकेले चंद्रगुप्त मौर्य की पैदल सेना में इतने सिपाही थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। और ये सिर्फ पैदल सैनिकों की बात नहीं है, उनके पास 30,000 घुड़सवार भी थे, जो सेना को स्पीड देते थे। और 9,000 जंगी हाथी, ये उस जमाने के टैंक थे, जो दुश्मन की लाइनों को तहस नहस कर देते थे। ये एक ऐसी मिलिट्री पावर थी जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन था। ठीक है, सेना बहुत बड़ी थी, प्रशासन भी बहुत बड़ा था। पर इन सबको चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था?
यही पर हमारा दूसरा पिलर काम आता है, ट्रेजरी। एक बहुत ही एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम जो इस पूरी विशाल मशीन को कह सकते हैं फ्यूल देता था। उनके पास कई तरह के टैक्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट था भाग, जो किसानों की फसल का छठा हिस्सा होता था। इसके अलावा जो सामान बाहर से आता था उस पर प्रवेश्य नाम का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, और कुछ मामलों में हिरण्य नाम का एक टैक्स भी था जो कैश में दिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने एक डाइवर्स और स्टेबल इनकम सोर्स बना रखा था जिससे एम्पायर की मशीन चलती रहती। अब एक स्टेबल एम्पायर के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी तो जरूरी है ना? और इसके लिए मौर्यों ने एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायपालिका भी बनाई थी। उनकी अदालतें भी दो तरह की थीं। एक थी धर्मस्थेय अदालतें जो आज की सिविल कोर्ट्स की तरह थीं, मतलब जमीन जायदाद या व्यापार के झगड़े सुलझाती थीं। और दूसरी थी कंटक शोधन अदालतें जो क्रिमिनल कोर्ट्स की तरह थीं, जहां चोरी, डकैती और मर्डर जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई होती थी। सोचिए, उस जमाने में भी सिविल और क्रिमिनल लॉ का ये डिवीजन कितना मॉडर्न था। और आखिर में चौथा पिलर, सोचिए, इतने बड़े और डाइवर्स एम्पायर पर कंट्रोल रखने के लिए राजा को क्या चाहिए? उसे हर जगह अपनी आंखें और अपने कान चाहिए। और इसी कान के लिए मौर्यों के पास था एक जबरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क। इन सीक्रेट जासूसों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ये सचमुच राजा की आंखें और कान थे। इनका काम था एम्पायर के कोने कोने से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और किसी भी बगावत की भनक लगते ही खबर सेंटर तक पहुंचाना। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा जासूसी नेटवर्क नहीं था, इसमें भी स्पेशलाइजेशन था। एक थे संस्थान जासूस जो एक ही जगह पर रहकर, मान लीजिए किसी दुकान में या किसी पब्लिक प्लेस में रहकर जानकारी जुटाते थे। और दूसरे थे संचारी जासूस जो साधु संतों या व्यापारियों का भेष बनाकर घूम घूम कर खबरें लाते थे। ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की गहराई और उनकी दूर की सोच का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, राजा, उसकी काउंसिल, ये पूरी हायरार्की और ये 4 पिलर्स, तो हमारे सामने प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनों में से एक की पूरी तस्वीर उभर कर आती है। तो संक्षेप में यही थी मौर्य मशीन। सेंटर में एक मजबूत राजा, एक फैला हुआ ब्यूरोक्रेसी का नेटवर्क, रेवेन्यू और जस्टिस के लिए एडवांस्ड सिस्टम्स, और हर जगह मौजूद एक इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते थे जो वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे था। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, शासन का ये जो 2300 साल पुराना ब्लूप्रिंट है, ये आज हमें क्या सिखा सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो इतनी एफिशिएंसी से तैयार किया गया था, वो आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या सबक रखता है? वाकई सोचने वाला सवाल है।